हाय हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज यू ऑल नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इसके अंदर सारी चीजें कवर कर सकूं जो प्रियम्बल से रिलेटेड हैं, इंक्लूडिंग ऑल द केस लॉज रिलेटेड विद द प्रियम्बल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expressions, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. हम सबको, either we are a law student or not, being a citizen of India, हम सबको प्रियम्बल याद होना चाहिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट जो है वो अमेरिका से आया था। अमेरिका ने सबसे पहले प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा था और उसी से इंस्पायर होकर अदर कंट्रीज ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल रखा। Preamble of Indian Constitution based on objective resolution drafted and moved by Pandit Nehru and adopted by Constituent Assembly। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट की तरह है जिसको ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पहले बोला जाता था और वही आगे चलकर प्रियम्बल बना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था? जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखी थी और इसे मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और उसी को आगे चलकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। प्रियम्बल इज द होल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिफ्लेक्ट्स माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। अगर प्रियम्बल को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ये बेस्ट डेफिनेशन रहेगी कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलॉसफी है। अगर किसी ने भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है और वो प्रियम्बल को देखे और पढ़े तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझ जाएगा सिर्फ प्रियम्बल को ही देखकर। ठीक है। द प्रियम्बल सेट्स आउट द एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो सब प्रियम्बल के अंदर बताया गया है। The preamble declares clearly that it is the people of India who have adopted, enacted and give to themselves the constitution। प्रियम्बल की जो लास्ट लाइन है वो ये बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और उन्होंने खुद को ही दिया है, उन्होंने ही इनैक्ट किया है और खुद को दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो अब हमने प्रियम्बल को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? पीपल ऑफ इंडिया। फर्स्ट लाइन से ही ये पता चलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल सोर्स द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड वन इज द कॉन्स्टिट्यूट। कॉन्स्टिट्यूट मीन्स इंडिया को कैसा बनाना है, इस चीज की बात हो रही। तो कैसा बनाना है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो ये चीजें जो है वो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट होगी। थर्ड वन इज सिक्योर। किस चीज को सिक्योर करना है? जस्टिस। कैसी जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फोर्थ वन इज प्रमोट। किस चीज को बढ़ाना है? फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी किस चीज के लिए बढ़ाना है? इंडिविजुअल की डिग्निटी के लिए एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राइट, तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको प्रियम्बल डेफिनेटली याद होगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure among them all justice, social, economic, political,
liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. अगर आप ये जो वर्ड्स हैं ये याद कर लेते हैं तो आपको प्रियम्बल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रियम्बल याद हो गया होगा। आप जो इसमें जो भारी भरकम वर्ड्स दिख रहे हैं इनको अलग अलग समझते हैं। द फर्स्ट वन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल की जो फर्स्ट लाइन है वही बोलती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly। तो ये क्या है? द प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेज वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो वर्ड है यही सोर्स करता है कि सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो भारत के लोग ही हैं। नेक्स्ट वन इज सॉवरेन, संप्रभुता। This term means that India has its own independent authority and is not subject to any foreign power, internal or external perspective, and the state is free to legislate on any subject in conformity. संप्रभुता means इंडिया जो है वो सभी तरीके से फ्री है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंडिया के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव नहीं है बाहरी स्टेट्स का, ठीक है। और ये जैसे भी चाहे वैसे लॉज बना सकती है किसी भी मैटर को लेकर। तो इसी को सॉवरेन बोलते हैं। इंडिया के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है किसी की भी। नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट। द टर्म इम्प्लाइड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम टू ऑल सेक्शंस। दिस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सोशलिस्ट का मतलब होता है जो नेशनल इनकम है वो बराबर सबको मिलेगी, जितने भी सेक्शन से कोई किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। दिस मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सारे लोग एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होंगे, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो। इन आवर कंट्री द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। हमारे वहाँ कम्युनिस्ट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, जो जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो स्टेट के हाथ में होते हैं। पर इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को बराबर की इंपॉर्टेंस दी गई है। नेक्स्ट वर्ड है सेकुलरिज्म, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। तो सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? दिस टर्म मीन्स दैट स्टेट शैल नॉट रिकॉग्नाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन एंड इट शैल ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली। सेकुलर का मतलब यही होता है कि जो स्टेट है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देगा, उसकी नज़रों में सारे रिलीजन बराबर होंगे, इक्वालिटी रखेगा रिलीजन्स के प्रति, ठीक है, और सबका सम्मान करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टेट एंटी रिलीजन होगा। इसका मतलब सिर्फ यही है कि स्टेट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस सेकुलरिज्म टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट ना रखा जाता कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिर हमारे वहाँ जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो खतरे में हो जाती, क्योंकि अगर सारे धर्मों को एक बराबर नहीं देखा जाएगा तो आपस में लड़ाइयाँ होंगी। इस वजह से हमारे वहाँ सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट रखा गया। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक। द टर्म डेमोक्रेटिक इंडिकेट्स दैट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द पीपल्स। हमारे वहाँ गवर्नमेंट कैसे बनती है? जो भारत के लोग हैं वो वोट देते हैं, तब जाकर उनका रिप्रेजेंटेटिव जाकर गवर्नमेंट बनाता है। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पीपल के लिए होती है, पीपल से होती है और लोगों के द्वारा बनाई जाती है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल्स द कंट्री एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। नेक्स्ट वर्ड इज रिपब्लिक। It implies that there is no hereditary ruler and the head of the state is elected by the people for the fixed tenure. रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो हमारे वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट है वो हेरिडिटरी नहीं होंगे, वो इलेक्शंस के थ्रू आएंगे, जिनको लोगों के द्वारा चुना जाएगा वही वहाँ पे जाके पोजीशन को होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और ये जो पोजीशन होल्ड करेंगे वो भी एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होगा। ऐसा नहीं कि जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक वो पोजीशन को होल्ड करेंगे। और हमारे वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो प्रेसिडेंट साहब होते हैं और वो भी 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं। कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स।
और जैसे इनका ये 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है वैसे फिर से इलेक्शन होते हैं, तो इसी को रिपब्लिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जस्टिस। इट मीन्स द हार्मोनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पर्संस। जस्टिस मीन्स ये होता है कि जो सबके इंटरेस्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए, जितने भी पर्सन्स है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स है उनके इंटरेस्ट को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाए और जो जिसके लिए सही हो वो किया जाए, इसका मतलब जस्टिस होता है। ठीक है, द टर्म जस्टिस प्रेजेंट इन द प्रीएम्बल हाइलाइट्स 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म: सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या होती है? सोशल जस्टिस डिनोट्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, रेस एंड सो ऑन। सोशल जस्टिस कहती है कि जो लोग हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलेटिंग टू कास्ट, कलर, सेक्स, रिलीजन, रेस एंड सो ऑन। इकोनॉमिक जस्टिस, इट मीन्स दैट एवरीवन शुड बी compensated equally for equal work and everyone should have the opportunity to earn a living. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब यह होता है कि जो जितना काम करेगा उसको इक्वल पेमेंट मिलेगी, इक्वल वेजेस मिलेंगी। इसका सिंपली मीन्स ये होता है कि सबके पास कमाने के साधन होंगे, अपनी लेवलीहुड चलाने की साधन होंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस इज दैट एवरीवन हैज एन इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू इंगेज इन पॉलिटिकल मैटर्स। सभी लोगों के पास वोटिंग राइट होगा और अगर वो चाहे तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो वो इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल जस्टिस है। नेक्स्ट वर्ड इज लिबर्टी, स्वतंत्रता। द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, हैविंग पॉलिटिकल व्यूज, their manner of expressions and the way they wish to follow up their thoughts in action. लिबर्टी का सिंपली मीन्स ये होता है कि जितने भी भारत के लोग हैं वो जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, वैसे एक्शंस कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी। द प्रीएम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। सबके पास बराबर के अवसर होंगे, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट ऑल्सो असर्ट्स दैट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं वो कानून की नजरों में बराबर होंगे, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा पीपल्स के बीच में। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी। इट रिफर्स टू अ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ लैंड। इट अस्योर्स द डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स and the country's unity and integrity. Fraternity means spirit of common brotherhood. अगर फ्रेटर्निटी नहीं होगी तो हमारे देश की जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है वो खतरे में होगी, क्योंकि हमारे वहाँ डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी के बीच में अगर कॉमन ब्रदरहुड की भावना नहीं होगी तो फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमारा प्रीएम्बल फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। आई होप अभी तक जितने वर्ड्स के मतलब बताए वो सारा कुछ समझ में आया होगा। अब देखते प्रीएम्बल एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं ये देखते हैं। इन द केस ऑफ रे बेरुबरी द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। Which one of the following cases it was held by the Supreme Court that the preamble is not the part of the Constitution? So, Re Berubery. Okay. But in the case of Keswananda Bharati versus State of Kerala, 1973, the Supreme Court has held that the preamble is a part of the Constitution. रे बेरुबरी के मामले को पलट दिया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और कहा प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं यह देखते हैं। इन द केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, therefore it can be amended like any other provisions of the constitution, but basic structure of the constitution cannot be amended. केशवानंद भारती के केस में बेसिकली ये कहा गया था कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इसी वजह से इसे अमेंड कर सकते हैं, बट एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनसे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है।
राइट। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं एंड ये केस आपको नहीं पता है तो फिर किस चीज के लॉ स्टूडेंट? ओके, याद रखिएगा ये केस। The preamble has been amended by 42nd Amendment in 1976 and the three words socialism, secular and integrity were added to the constitution. काफी क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन, कब अमेंड हुआ? 1976 में। किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। कितने वर्ड्स जोड़े गए थे? 3। कौन कौन से? सोशलिज्म, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ओके, ये सारी चीजें याद रखिएगा, काफी पूछी जाती हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको प्रीएम्बल में जितना भी कुछ है वो सारा समझ में आया होगा। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।